दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों सबसे पहले तो आप पीसीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पर जैसे यूट्यूब पर आप डालेंगे पीसीएस एकेडमी तो इस तरीके से खुलकर आएगा। और इस लाल बटन पर सब्सक्राइब वाले बटन पर इस तरीके से जो चीज़ें हैं, ठीक है, सब्सक्राइब बटन के बाद में बेल बटन को आप लोग ज़रूर प्रेस करिए और वो भी ऑल में आप लोगों को सेट करना है, जिससे टाइम पर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। और यूपीपीसीएस मेंस 2022 और 23 के लिए बैचेस चल रहे हैं, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। 700 शब्दों में आप लोगों को लिखने हैं, तो अच्छे से चीज़ों को लिखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। अब देखिए आज का जो निबंध है, निबंध को लिखने से पहले वही सावधानियां, जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए एग्जामिनर के सामने आप अपना जो निबंध लेकर जाते हैं, अगर उसमें ग्रामर की गलतियां होंगी तो वो अक्षम्य होती हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों को समझना है। इसके साथ में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, अगर मोटे तौर पर कहें तो प्रत्येक पेज में जैसे 7 पेजेस में आपने निबंध लिखना है। तो पहले पेज में आपको 2 कोटेशन डालनी है, दूसरे में 2, तीसरे में 2, इसी तरीके से प्रत्येक पेज में 2 कोटेशंस का आपको उपयोग करना है। इसके साथ में जो आपका प्रस्तुतिकरण है वो अच्छा होना चाहिए, जो लयबद्धता है वो एक बनी होनी चाहिए। इसके साथ में जो डायग्राम है इनका भी आप उपयोग करिए, फ्लो चार्ट, इन सारी चीज़ों का उपयोग करिए। जो अच्छे वक्तव्य होते हैं, जो अच्छे विचारकों की लाइंस होती हैं, इनका भी आप उपयोग करिए, उनको अंडरलाइन करिए, ठीक है। जो अच्छे कीवर्ड हैं उनको अंडरलाइन करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो अच्छे से निबंध को आप लोगों को लिखना है। इन सारी चीज़ों को जो सावधानियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को इस निबंध को लिखना है। यह निबंध 10वां निबंध है, तो अच्छे से इन चीज़ों को लिखना है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को यूपीपीसीएस बीओ मेंस के ग्रुप में, यूपीपीसीएस मेंस 2020 के ग्रुप में और आरओ मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है भारत में पुलिस सुधार से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए पुलिस की वर्तमान स्थिति को अगर हम देखते हैं, नज़र डालते हैं, तो इसमें जो पुलिस की एक छवि है वो अत्यंत ही नकारात्मक उभर कर आती है। नकारात्मक चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं कि पुलिस का ही जो अपराध है, अपराध में ही संलिप्त होना, वो चाहे आपका विकास दुबे का मामला हो या कुलदीप सेंगर का मामला हो या हाथरस कांड हो। अगर आप उत्तर प्रदेश की ही बात करें, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम देना है, तो एग्जाम्पल भी अगर आप उत्तर प्रदेश के ही देंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जैसे जो संलिप्तता होती है पुलिस की, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ये चीज़ें दिक्कत करती हैं, आपके शासन प्रशासन व्यवस्था को भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में डालती हैं, ठीक है। तो ये वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं, पुलिस की जो भूमिका है वो अच्छी नहीं है। हर तरीके से जो समाज में लोग रह रहे हैं उन्होंने देखा भी है। अब देखिए ये जो पुलिस का एक छवि है, ये आज की छवि नहीं है, ये औपनिवेशिक काल की छवि है, आज की डेट की नहीं है। जिस समय ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूल कर रहे थे तब से है। और वर्तमान में अगर देखेंगे तो ये अपराध मुक्त नहीं कही जाएगी, भय मुक्त समाज हमारे यहाँ वर्तमान में नहीं है। और पुलिस का एक क्रूर चेहरा भी हमें नज़र आता है कि बहुत बार ऐसे केसेस, चाहे हाथरस कांड हो, तो आप वो जाति धर्म इन सब चीज़ों को देखकर मत चलिए। एक लड़की के हिसाब से देखिए कि किसी भी लड़की की लाश जो है उसको रात में जला देना, ये कौन से धर्म की चीज़ें हैं, कौन सी धर्म की बातें हैं। तो सॉरी, तो ये पुलिस का जो अमानवीय चेहरा नजर आता है कि हर चीजों में, हर केसेस में यह अपराधी के साथ में खड़ी होती है। तो ये जो एक प्रवृत्ति बनती चली जा रही है, पुलिस की छवि को और भी धूमिल करती है। पुलिस का जो अमानवीय चेहरा नजर आता है कि हर एक केस में, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, तो वीडियो में एक पुलिस वाले भाई साहब थे, उन्होंने एक बच्चे को थप्पड़ मारा, वो कैमरे के सामने आ रहा था, उसको थप्पड़ मारा। तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये पुलिस व्यवस्था को, पुलिस प्रशासन को एक अमानवीय व्यवहार के तौर पर दिखाती हैं।
और इसीलिए वर्तमान में पुलिस सुधार की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए, पुलिस को कहा भी जाता है कि मित्र पुलिस की अवधारणा जो है वो वर्तमान में पुलिस साकार नहीं कर पा रही है, जो कि मित्र पुलिस होनी चाहिए एक अच्छे समाज के लिए। भाई अगर पुलिस ही एक तरीके से रूल करने लगेगी, भाई क्या है, अगर पुलिस राजनेताओं के लिए रूल करने लगेगी तो पुलिस व्यवस्था फिर बेकार हो जाएगी। पुलिस को क्या होना चाहिए, जनता या नागरिकों के व्यवहार के अनुरूप होना चाहिए, उनके मित्रवत होना चाहिए, एक अच्छी तरीके से जनता के अनुरूप सेवाएं मिलनी चाहिए पुलिस की। अब देखिए, होता क्या है कि जैसे वर्तमान में सत्ता का प्रभाव पुलिस पर बहुत ही ज़्यादा है, उनका एक तरीके से प्रभाव और बहुत ज़्यादा रहता है, पक्षपात बहुत ज़्यादा करते हैं। भाई उनको भी लालच होता है कि आगे जाकर हम राजनीति में जाएंगे, सारी चीज़ें होती हैं। पुलिस पर क्या होता है, पुलिस पर राजनीतिक दबाव जो है उसमें कार्य करती है। ये आपने बहुत सारे एग्जाम्पल में देखा होगा, जो भी आप एग्जाम्पल देखते हैं उनको आप प्रयोग कर सकते हैं, उनको आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्तमान पुलिस की स्थिति है। अन्य चीज़ें, अन्य पॉइंट्स भी हो तो उनको भी आप ऐड करिए। उसके बाद में क्या है कि जैसे पुलिस की कमियां क्या हैं वर्तमान में, अगर हम देखें तो पुलिस व्यवस्था में कमियां कौन कौन सी हैं, कि जैसे सबसे पहली चीज़ यही है कि हमारे यहाँ पुलिस अधिनियम जो है वो 1861 का है। 1861 का अंग्रेजों के काल में बना था और वर्तमान में वही पुलिस कानून चलता चला आ रहा है। अब देखिए, अंग्रेजों के काल में क्या हुआ था कि भाई हर तरीके से जनता को दबाने वाला कानून बनाया गया। अब अगर वही कानून आज की डेट में फॉलो हो रहा है तो वही चीज़ें उसी स्वरूप में चलेंगी। इसीलिए हमारे यहाँ जो पुलिस व्यवस्था है वो नागरिक उन्मुख नहीं है, नागरिकों की भलाई के लिए उतना नहीं सोचती है, एक रूल करने के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। जो ढांचागत बदलाव है एक तरीके से वो नहीं हुआ है, वो तभी होगा जब हम एक पुलिस अधिनियम जो 1861 है उसको रिप्लेस करके एक नया पुलिस एक्ट बनाएंगे। अब इसके साथ में और क्या कमियां हैं कि जैसे राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, कि राजनीति में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अपराधियों की एंट्री हुई है। ठीक है, तो राजनीति अब पूरी तरीके से अपराधियों के गिरफ्त में। आप देखते भी होंगे बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, और बहुत ही सारे लोग हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग जानते भी होंगे। वो चाहे किसी भी स्तर पर हो, नेताओं में और राजनीति में अपराधियों का बोलबाला हो चुका है। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे पुलिस कर्मियों को राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है, कि भाई पर्टिकुलर धर्म जाति से बिलोंग करते हैं तो उनको संरक्षण मिल रहा है, उनको पदोन्नति मिल रही है, अच्छी अच्छी जगहों पर अच्छे पुलिस थानों में उनको पोस्टिंग मिल रही है। तो ये जो एक संरक्षणवाद जो चला है, एक संरक्षित करने की जो एक राजनीतिक संरक्षण जो है, यह प्रक्रिया जो शुरू हुई है, ये समाज को और भी पतन की ओर ले जा रही है। इसी से जो नागरिकों की सेवाएं हैं वो अच्छी नहीं मिल पा रही हैं। और अन्य कमियां भी हैं पुलिस व्यवस्था में, कि जैसे पुलिस वालों को पर्याप्त संसाधन भी नहीं मिलते, उनके लिए आधुनिक शस्त्र जो एक अच्छी टेक्नोलॉजी से युक्त जो हथियार हैं वो मिलने चाहिए, जबकि ऐसा चीज़ें उनके पास नहीं होती हैं। आप देखते होंगे वो दुनाली बंदूक लेके, बहुत पुरानी वाली जो दुनाली बंदूक है जो चलती भी नहीं है, उसमें भी जंग लग गई है, वो यूज़ की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, इन चीज़ों को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखते होंगे कि पुलिस वाले बहुत ही ज़्यादा मोटे और खाते पीते किस तरीके से, क्या अब उनको अगर दौड़ने के लिए कहा जाए, फिजिकली वो लोग फिट भी नहीं होते हैं। ठीक है, अगर कोई पुलिस वाले सुन रहे हो तो आप इसको बुरा अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए निबंध है, आपको विश्लेषण करना ही पड़ेगा हर तरीके से। पुलिस सुधार की बात हो रही है तो आप इसको एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हिसाब से मत लीजिएगा, पूरी की पूरी व्यवस्था के हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, नेता और पुलिस का जो गठजोड़ है ये बहुत ही ज़्यादा इस समय दुखदाई होता जा रहा है, कि नेता लोग जो भी कहते हैं पुलिस वाले उसी के अनुसार चीज़ों को कार्य करते हैं। भाई नेताओं के संरक्षण के अनुसार अगर पुलिस कार्य करने लगेगी तो यह बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पैदा करेगा, जो समाज के लोग हैं उनको दिक्कत करेगा, जो हमारा नागरिक समाज है, जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होगा। और पुलिस व्यवस्था में अन्य क्या कमियां हैं कि जैसे जो आधुनिकीकरण है वो अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। कुछ चीज़ें डेवलप करी गई हैं, कुछ आधुनिक तकनीकों को अपनाया गया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से चीज़ों को करना बाकी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कमियां हैं। अन्य कमियों को भी देखते हैं कि जैसे
पुलिस कर्मियों को क्या है, अच्छी सुविधाएं भी नहीं होती। आप लोगों ने देखा भी होगा, उनको आवासीय सुविधाएं भी नहीं मिलती, अच्छी सुविधाएं जो सर्विसेज हैं वो नहीं मिलती हैं। वेतन भी देखिए, वेतन भी पुलिस वालों का बहुत ही ज़्यादा कम होता है, 24-24 घंटे, 48-48 घंटे उनको काम करना पड़ता है, और उनको छुट्टियां लेने में भी कठिनाई होती है। तो ऐसी चीज़ें हमें पुलिस व्यवस्था में दिखती हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पुलिस व्यवस्था में सुधार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है वही अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो वो फिर कुछ ना कुछ इधर उधर करना स्टार्ट कर देगा। अगर उसका वेतन पर्याप्त नहीं होगा तो वो भ्रष्टाचार करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं, और एक अच्छी शासन व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था हमें समाज को नहीं दे पाएंगे। अन्य चीज़ें क्या है कि जैसे जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 1 लाख की जनसंख्या पर 225 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन जब भारत के आंकड़े की बात करते हैं तो 1 लाख की जनसंख्या पर 190 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति ही पाई जाती है। और क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एसपी है और डीवाईएसपी है, एसओ लेवल का है, या थाने में कोई पोस्टेड एक पुलिस वाला है, तो इनमें क्या है, इनमें एक अफसरों की गुटबाजी जो होने लगती है कि भाई वो भाई ओबीसी के हैं, वो पंडित हैं, वो ठाकुर हैं, वो एससी हैं, वो एसटी हैं। अब अगर इस तरीके से शासन प्रशासन में अगर एक बंटवारा होने लगेगा, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अगर ये चीज़ें चलने लगेंगी तो पुलिस व्यवस्था सही से काम नहीं कर पाएंगी। तो ये बहुत बड़ी कमियां हैं हमारे यहाँ की। जो तो पुलिस व्यवस्था में जो ये चीज़ें हैं, ये खामियां हैं, इनको दूर करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे बड़े अफसर जो होते हैं तो उनकी कार्यशैली में भी पारदर्शिता का अभाव पाया जाता है। तो ये चीज़ें देखते भी होंगे आप लोग कि बड़े जो अधिकारी होते हैं वो अपनी ही मनमर्जी चलाते हैं कि हाँ, मैं भाई सुपीरियर अधिकारी हूँ। उनके जो कार्य संस्कृति होती है, जो कार्यशैली होती है, उनमें किसी भी प्रकार की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। और क्या है कि जैसे देखिए, पुलिस व्यवस्था में कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, इन सारी चीज़ों का भी बहुत ही ज़्यादा अभाव है। पुलिस का जो आज का चरित्र है, आज भी वही तानाशाह जैसा बना हुआ है। तो ये बहुत सारी कमियां हैं जो कि पुलिस व्यवस्था में आज की डेट में विद्यमान है। अब देखिए, पुलिस सुधार हेतु कुछ किए गए प्रयासों को देख लेते हैं। तो जैसे देखिए, 1977 में 1977 में पुलिस तंत्र में सुधार हेतु राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया गया था। अब आयोग के गठन के द्वारा ये किस चीज़ के लिए किया गया था कि जैसे पुलिस तंत्र के संगठन में बदलाव है, तो जो उनके दायित्व होते हैं, जो उनकी कार्यशैली होती है, जो जनता से संबंध है, किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके का व्यवहारिक या मित्रवत संबंध होना चाहिए, पुलिस शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, विभागीय जवाबदेही का अध्ययन करना, और इसी के लिए 8 रिपोर्टें जो सरकार को सौंपी गईं, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया गया। ये सिफारिशें जो थी, रिपोर्ट सरकारों को सौंपी गई थी, उस पर कोई अमल नहीं किया गया, कोई भी कार्य नहीं किया गया, सिफारिशें ये लागू ही नहीं हो पाईं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद शीर्ष न्यायालय के निर्देश पर रेबोरो कमेटी एक बनी थी, तो इसका गठन किया गया, लेकिन सारा के सारी चीज़ें सब ठंडे बस्ते में पड़ी रहीं। प्रशासनिक सुधार आयोग का भी यही हाल रहा, इसने भी पुलिस सुधार के लिए बहुत सारी जो अनुशंसाएं हैं उसने दी, लेकिन कोई भी चीज़ें कार्य नहीं कर सकी। अब देखिए, पुलिस सुधार हेतु गृह मंत्रालय द्वारा 1999 में पद्मना भैया, ठीक है, एक समिति का गठन किया गया, जिसमें एक संकल्पना को लाया गया, मित्र पुलिस की संकल्पना लाई गई। लेकिन इसके सुझाव भी क्या हुआ कि समय दर समय अमल में नहीं लाए गए। और 2005 में एक पुलिस अधिनियम लाया गया, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी का भी गठन किया गया, लेकिन इसको भी आगे फॉलोअप नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये भी ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। तो ओवरऑल में अगर बातें कहें तो जो कमियां थी वर्तमान में, जैसे ही 1861 का जो कानून था, उसके आज तक कोई भी उन चीज़ों को फॉलो नहीं करवाया गया है। अब देखिए, कुछ सुझावों को देख लेते हैं कि सबसे पहली चीज़ यही है कि जो राजनीतिक संरक्षण है, इससे पुलिस को स्वायत्तता प्रदान करना, बिल्कुल ऑटोनोमस बॉडी के रूप में कार्य करे, किसी के संरक्षण में ना रहे, किसी के दबाव में ना काम करे, किसी के साथ गठजोड़ ना करे। अब पुलिस का ही कोई डीजीपी है या कोई व्यक्ति है, अगर उसको नेताओं ने अगर लालच दे दिया कि हाँ भाई,
अगली बारी में हम आपको टिकट दे देंगे। तो वो टिकट के लालच के कारण वह पूरे के पूरे पुलिस सिस्टम को पूरा का पूरा बर्बाद कर देगा, पूरा का पूरा उस पार्टी के तहत पक्षपात रूप से कार्यों को क्रियान्वित करेगा। तो ऐसी चीज़ें होंगी। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे पुलिस नेता गठजोड़ जो है इसको निष्प्रभावी करना, जो नेताओं और पुलिस का जो एक गठजोड़ होता है, इसको ये तभी हो पाएगा जब पुलिस को हम स्वायत्तता प्रदान करेंगे, उसको हम पूरे के पूरे अथॉरिटी देंगे, उसको पूरे अधिकार देंगे, तभी ये चीज़ें निष्प्रभावी की जा सकती हैं। पुलिस को जो एक औपनिवेशिक छाया है, ठीक है, उससे मुक्त करना, उससे पुलिस औपनिवेशिक पुलिस व्यवस्था जो है उसको औपनिवेशिक छाया, जो औपनिवेश काल की एक छाया है कि हाँ हम भाई राज कर रहे हैं, ठीक है, हम रूल कर रहे हैं, तो ये एक प्रवृत्ति को जो औपनिवेशिक छाया है उससे मुक्त करना। पुलिस एक्ट 1861 में बदलाव लाना, हर तरीके से जो पुलिस का एक्ट है 1861 का, उसमें चेंजेस लाना, उसको पूरी तरीके से बदल कर एक नया कानून लाना जिसमें हर तरीके से पुलिस कर्मियों के पदोन्नति का, स्थानांतरण का, नियुक्ति, इन सारी चीज़ों में पारदर्शिता रहे। एक स्वायत्त पुलिस स्थापना परिषद की भी स्थापना की जाए, जिससे एक जो सही व्यक्ति हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनका चयन हो सके। पुलिस को लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवता का पाठ पढ़ाया जाए, हर तरीके से पुलिस को। देखिए, जब तक लोकतांत्रिक मूल्यों का नहीं पता होगा ना, मानवता का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा, तब तक ये चीज़ें नहीं होने वाली। अब देखिए, इथिक्स का जो पेपर होता है वो ISPCS में होता है, तो पुलिस में क्यों नहीं होता? तो पुलिस वालों के लिए भी इथिक्स का एक पेपर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो जानते ही नहीं है कि कर्तव्य निष्ठा क्या है, भाई सत्यनिष्ठा क्या है, ईमानदारी को थोड़ा बहुत जानते होंगे, सहानुभूति, परानुभूति, ये सब चीज़ें वो जानते ही नहीं। उनको मतलब है बस हाँ ड्यूटी तो ड्यूटी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब आप सोच कर देखिए कि जैसे किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है कि आखिर सहानुभूति और समानुभूति में अंतर क्या है, उसको पता ही नहीं है कि सत्यनिष्ठा होती क्या है, तो ऐसे में वो कार्य कहां से करेगा जब जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है ड्यूटी किस तरीके से करनी है। तो ऐसे स्थितियों में इनको GS का 4th पेपर जरूर आवश्यक रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद में क्या है कि पुलिस अफसरों की जो कार्य प्रणाली है उसको गुटबाजी को निष्प्रभावी बनाना, कि भाई गुटबाजी ना हो पाए किसी तरीके से, ठीक है, गुटबाजी जो है किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए। अगली चीज क्या है? अगली चीज है कि पुलिस तंत्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने हेतु एक निगरानी, एक मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना करनी चाहिए। कि पुलिस में, ध्यान रखिएगा, पुलिस में एक निगरानी सिस्टम बनाना चाहिए कि पुलिस वालों के लिए कि कोई भ्रष्टाचार ना कर सके, अगर कोई करता है तो उसको शिकायत जो है उस पोस्ट में की जा सकती है, उस सेल में की जा सकती है। तो ऐसे एक मजबूत निगरानी तंत्र की स्थापना करना। पुलिस को और अधिक दक्ष, सक्षम, कार्यकुशल बनाने हेतु प्रशिक्षण देना, समय समय पर भाई ट्रेनिंग इनको मिलनी चाहिए। अब एक बार ट्रेनिंग होती है, एक बार ये दौड़ कूद लेते हैं, उसके बाद नहीं पता, वो कितना भी पेट निकल रहा है, कुछ भी हो जाए, उनका कोई मतलब नहीं है। इनको बिल्कुल आर्मी वाली ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जो आर्मी को समय समय पर जो ट्रेनिंग दी जाती है वही पुलिस प्रशासन में मिलनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को देनी चाहिए, ठीक है, तभी जो पुलिस व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से सबल हो सकेगी। अगली चीज क्या है? जो पुलिस वालों की, पर्टिकुलर पुलिस वाले जो होते हैं, उनकी पर्सनल समस्याएं जो हैं, पर्सनल का मतलब जो सामाजिक समस्याएं, ड्यूटी से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनका निराकरण करना चाहिए। जो उनकी परेशानियां हैं उनको दूर करना, कि भाई उनका स्थानांतरण समय के अनुसार जो उचित है, जो पदोन्नति है जो उनको मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, वेतन समय पर मिलना चाहिए, और जैसे कहने मतलब पर्याप्त वेतन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत कम वेतन मिलना चाहिए। अगर इनका वेतन कम होगा तो फिर ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर उन्मुख होंगे। अगली चीज क्या है कि भाई जितनी भी जो व्यक्ति हैं उनके लिए आवासीय सुविधाएं देना, हर तरीके से इन व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधाएं देना, पुलिस व्यवस्था में आधुनिकीकरण करना, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और ओवरऑल में कहें तो संपूर्ण पुलिस व्यवस्था को पुनः सुधार की आवश्यकता है, पुनः इसमें बदलाव की आवश्यकता है। और अंत में निष्कर्ष के रूप में आप लोगों को क्या बताना है कि जैसे देश की आंतरिक सुरक्षा की मजबूती के लिए एक अच्छा पुलिस प्रशासन की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, बाहरी सुरक्षा के लिए तो भाई आर्मी है, CRPF है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, BSF है,
लेकिन जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए पुलिस व्यवस्था को आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखना पड़ेगा। जो भय मुक्त समाज और एक अपराध मुक्त समाज की अगर स्थापना करनी है तो एक अच्छी पुलिस व्यवस्था, एक स्वायत्त पुलिस व्यवस्था की स्थापना आपको करनी ही पड़ेगी। शांति, सुरक्षा, संरक्षा, विकास के लिए पुलिस की एक पेशेवर पुलिस की अवधारणा का जो निर्माण है वो आपको करना होगा। इसके साथ में पुलिस व्यवस्था में एक ढांचागत सुधार, राजनीतिक दबावों से मुक्त कराना, ये सारी की सारी चीज़ें ओवरऑल में अगर चीज़ें आपको बतानी है तो किस तरीके से पुलिस व्यवस्था का योगदान है, इस तरीके से आप लोगों को बताना है। तो अच्छे से इस निबंध को आप लोग लिखिए।